तो दोस्तों आज हो गया 27 जनवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेकर ऐसे तो आपके लिए चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हजारों किसानों ने मंगलवार को ट्रैक्टर परेड निकाली। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं से शुरू किसानों की परेड कई जगह तो रूट के मुताबिक रही, लेकिन कुछ जगह निर्धारित मार्गों से हट गई। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच आमना सामना हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज किए। आपको बता दें कि दिल्ली के ITO समेत कई जगहों पर हिंसक टकराव भी हुए। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों का एक समूह मंगलवार को लाल किले में घुस गया और राष्ट्रीय राजधानी स्थित इस ऐतिहासिक स्मारक के कुछ गुंबदों पर झंडे लगा दिए। वहीं लाल किले के परिसर में मौजूद किसानों ने तिरंगे भी लहराए। आपको बता दें कि दिल्ली में किसानों और पुलिस में हुई टकराव के बीच जवानों ने किसानों को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। पुलिस ने कई जगह पर ट्रकों और बसों को बैरिकेडिंग बनाकर खड़ा कर दिया। इस वजह से किसानों ने उनको भी पलट दिया। आपको बता दें कि दिल्ली के नागलोई इलाके से भी किसानों की ट्रैक्टर परेड निकली। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और तीनों कानून को वापस लेने की मांग करते रहे। आज की दूसरी बड़ी खबर, ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर किसान नेता राकेश टिकैत बोले। पुलिस ने कुछ स्थानों पर गलत तरीके से लगाए थे बैरिकेड। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के पीछे कुछ असामाजिक तत्व थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाइयों के कारण कुछ असामाजिक तत्व परेड में शामिल हो गए और ये हिंसा का कारण बना। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक बयान में ये भी आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने परेड के पहले से तय मार्गों को कुछ स्थानों पर गलत तरीके से बैरिकेड लगा दिए थे। टिकैत ने कहा है कि ये जानबूझकर किसानों को बरगलाने के लिए किया गया था। इस वजह से ट्रैक्टरों पर किसान भटक गए। उन्होंने दावा किया है कि इससे असामाजिक तत्वों को ट्रैक्टर परेड में प्रवेश का मौका मिला। आज की तीसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने हितों को साधने में जुटी हुई है। इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और वाम दलों ने फैसला किया है कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में साल 2016 के दौरान जीती गई सीटों को अपने पास रखेंगे। आपको बता दें कि साल 2016 के चुनाव में कांग्रेस वाम गठबंधन ने कुल 77 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें 44 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस और वाम दल की गठबंधन वाली पार्टी ने फैसला किया कि वाम दल और कांग्रेस पार्टी अपने अपने समझौते के तहत 44 और 30 सीटें अपने पास ही रखेंगे। वहीं बचे 217 सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बातचीत जारी है। भट्टाचार्य ने संभावना जताई है कि सीटों के बंटवारे का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि भाजपा नेता दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा है कि राज्य के लोग अब हवाई चप्पल नहीं बल्कि वे जूता पहनना चाहते हैं। भाजपा इसके लिए व्यवस्था भी करेगी। आज की चौथी बड़ी खबर, शिवसेना सांसद संजय रावत ने मंगलवार को दिल्ली के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा की आलोचना करते हुए कहा है कि ये राष्ट्रीय शर्म की बात है, जिसने नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को दागदार बना दिया है। सांसद ने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में जो भी हुआ उसके लिए केंद्र को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। संजय रावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये के कारण दिल्ली में हालत बिगड़े हैं और राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के मुद्दे पर उन्हें आत्मलोकन करने की ज़रूरत है। संजय रावत ने कहा है कि अगर केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार होती तो अभी तक इस्तीफे की मांग होना शुरू हो गई होती। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर आयोजित किसानों के ट्रैक्टर परेड का लक्ष्य कृषि कानून को वापस लेने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग करना था। दिल्ली पुलिस ने राजपथ में समारोह समाप्त होने के बाद तय रास्ते से ट्रैक्टर परेड निकालने की अनुमति भी दी थी, लेकिन हजारों की संख्या में किसान समय से पहले अलग अलग सीमाओं पर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए दिल्ली में प्रवेश कर गए थे। आज की पांचवी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी गणतंत्र दिवस के मौके पर पहुंचे बिदर। उन्होंने वहां क्या कुछ कहा है, देखिए वीडियो। मैं आपको बताने आया हूं कि अब ये चमचों की जरूरत नहीं है जो हमारे मुस्तकबिल का सौदा एक ब्रोकरों की तरह, एक एजेंट की तरह 70 साल से करते आए हैं। आज मैं बिदर के नौजवानों के दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि बिदर के मुसलमान, बिदर के दलित भाई, बिदर के बैकवर्ड क्लास के लोग, भारत के संविधान आपको इजाजत देता है। आखिर कब तक आप सिर्फ वोट डालने की मशीन बनेंगे? मैं आपको बताने आया हूं कि आज आप वोट डालते रहे, आज वोट हासिल करने का आपको वक्त आया है। अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर के उस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं तो सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो, बल्कि वोट को हासिल करने वाले बनो। हमारे बाबा साहिब के संविधान में
लफ्ज सेकुलरिज्म भी आया। आपको मालूम बाबा साहेब अंबेडकर को जब पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन बाबा साहेब अंबेडकर मेरे ख्याल से बंबई से लड़े थे, इलेक्शन हार गए। क्यों हारे मालूम आपको? क्या कोई जानता इस मजमे में कि बाबा साहेब अंबेडकर इलेक्शन क्यों हारे? क्यों हारे? नहीं, दोनों दलित थे। बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ एक छोटा कांग्रेस का लीडर था। अंबेडकर को शिकस्त क्यों हुई? अंबेडकर को शिकस्त इसलिए हुई क्योंकि अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमानों के अलहदा वोटर लिस्ट बननी चाहिए। तो आलाजाद के लोगों ने कहा कि हाँ देखो, ये अंबेडकर मुसलमानों की बात कर रहा है। अंबेडकर ने कश्मीर के बारे में कहा था तो फिरका परस्त लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये अंबेडकर खतरनाक है, इसको हराना जरूरी है। इन्हीं दो चीजों पर अंबेडकर को हरा दिया गया था बाबा साहिब। तो फिरका परस्ती असदुद्दीन ओवैसी की वजह से नहीं है। लोग आकर बोलते हैं, लोग मुझसे कहते हैं कि आप जहां पर जाते हैं वहां पर बीजेपी को फायदा होता है। मैं आज तारीख में जाकर अपनी बात को चैलेंज के साथ रख रहा हूं। बताओ क्या मैंने जो बयान किया वो सच नहीं है? कि अंबेडकर को हार इसलिए हुई थी क्योंकि कांग्रेस ने कहा ये अंबे बाबा साहिब तो मुसलमानों की वोटर लिस्ट की बात कर रहा है, ये कश्मीर की बात कर रहा है, इसको हरा दो। माहौल ऐसा बनाया गया कि बाबा साहिब अंबेडकर इलेक्शन हार गए। तो फिरका परस्ती 1952 से है। याद रखो, ये जो लोग आकर आज मेरा जलसा हो गया, मैं तो कोई सियासी बात नहीं करूंगा अभी। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में यहां पर बल्दिया का इलेक्शन होगा तो उस वक्त एंड 3 टाइम पॉलिटिकल स्पीच दूंगा इंशाअल्लाह। अब क्योंकि हमको संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बोलना है, उसी पर बोलना चाहूंगा। तो आज मैं आपसे ये भी बताने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे सामने है, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमसे क्या मुतालिबा करता है? क्या भारत का संविधान हिंदुओं का संविधान है? क्या भारत का संविधान मुसलमानों का संविधान है? क्या भारत का संविधान सिखों का, ईसाइयों का, बौद्ध मजहब का संविधान है? नहीं है। ये संविधान पूरे भारत के शहरियों का, इंडियंस का है। ये भारत के तमाम रहने वालों का है। अंबेडकर ने क्या कहा था? ये मुल्क किसी एक मजहब को नहीं मानेगा, ये मुल्क पूरे मजहब को मानेगा। जो नहीं मानते खुदा को, ये मुल्क उनको भी इज्जत देगा। ये हमारे संविधान की खुसूसियत है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क के वजीर आजम क्या कहते हैं कि ये होली किताब है। हमारे मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ होली बुक। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन होली बुक नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है मुल्क को चलाने के लिए। मुल्क को कैसे चलाया जाएगा? ये मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा और कोई भी मजहब के नाम पर किसी से नाइंसाफी नहीं करेगा। ये मुल्क का संविधान कहता है। मगर हमारे मुल्क के वजीर आजम ये चाहते हैं कि संविधान में कुछ भी डालकर ये कह देना कि देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको मान लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 26 जनवरी है। आज के इस दिन को अगर हमको खराज अकीदत पेश करना है तो मैं सबसे पहले बाबा साहिब अंबेडकर को खराज अकीदत पेश करता हूं। इसलिए कि मैं जाती तौर पर बाबा साहिब अंबेडकर को बहुत चाहता हूं। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा, मगर मेरा मानना यह है कि जो अंबेडकर को मानता है, चाहता है, जो अंबेडकर को समझता है,
और जो गोडसे को और सावरकर को मानता, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।